जी बिस्मिल्लाह करते हैं। IS 40 को थोड़ा सा देख के फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डील करता है। इसका मतलब है ये सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग, पहली बात कि लैंड और बिल्डिंग के अलावा कोई भी एसेट होगा, कोई भी, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरा, अगर लैंड एंड बिल्डिंग भी हो, अगर उसका पर्पस ना हो ये कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल पर्पस, एंड बल्कि रेंटल पर्पस, दो एसेट दो पर्पस, लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा कोई भी एसेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होगा। और अगर वही लैंड एंड बिल्डिंग का मकसद कोई और हो जाए, मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल पर्पस के अलावा हो जाए, तो फिर भी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होगा। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होने के लिए पहले लैंड एंड बिल्डिंग का होना जरूरी है, फिर उनका कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल पर्पस होना जरूरी है। अब कैपिटल एप्रिसिएशन क्या है कि अक्सर लोग लैंड खरीद के रख देते हैं ताकि जब उनकी कीमतें बढ़ेंगी, और वो भी लॉन्ग टर्म, अगर वो लॉन्ग टर्म नहीं है तो फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी नहीं है। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है कुछ इसकी एग्जांपल। पहली एग्जांपल है कि लैंड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। शॉर्ट टर्म एप्रिसिएशन इसमें नहीं आता, वो पता चला जाता है, इन्वेंट्री में चला जाता है कि थोड़ी लैंड खरीदी है, कीमत बड़ी बेच दी, फिर लैंड खरीदी है, कीमत बड़ी बेच दी। लेकिन ये होता है कि 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए, ये वो उनमें आ जाता है। नंबर 2, लैंड हैविंग अनडिटरमिन्ड यूज। वो लैंड जिसका अभी आपने यूज डिफाइन नहीं किया, मतलब लैंड तो आपने खरीद ली, लेकिन हो सकता है आप उसके ऊपर अपना ऑफिस बना लो, हो सकता है वेयर हाउस बना लो, हो सकता है उसको बना के रेंट पे दे दो। अब अभी तक आपने उसको डिफाइन नहीं किया कि क्या करना है। तो अगर वो लैंड है और उसका पर्पस डिफाइन नहीं है, तो वो भी किस में चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद ये जो लफ्ज लीज लिखा होता है ना, ये बेसिकली रेंटल पर्पस होता है, उसको लीज बोलते हैं। तो जो ऑपरेटिंग लीज है, अगर वो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए ऑपरेटिंग लीज का लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी। अगर कोई बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, अगर कोई बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है और आपने सोचा हुआ है कि इसको आपने लीज पे देना है, तो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, टेनेंट ढूंढ रहे हैं। उसके बाद अगर आपने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई है, कंस्ट्रक्टेड, या लफ्ज आ जाता है डिवेल्प्ड, किस मकसद के लिए, रेंट पे देने के लिए, तो वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। अंडर कंस्ट्रक्शन कोई हो, वो कॉस्ट मॉडल पे रहता है, उसे कहते हैं वो सीवेप, हमेशा क्या होता है, पीपीई। सीवेप किसके अंदर आएगा, मतलब सीवेप स्टैंड फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस।
वो किस में कवर होता है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। जो एक कंप्लीट प्रॉपर्टी अभी आपने कंस्ट्रक्ट करवा ली है और आपने कहा कि जिसको रेंट पे देना है, तब वो किस में चली जाएगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के। अब आ जाता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर कॉमन यूज में है, मतलब आपके पास प्रॉपर्टी है, वो बिजनेस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो रही है और रेंटल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो रही है, तो क्या करोगे? वो कहता है कि सबसे पहले आपने देखना है इफ डिस्पोज्ड सेपरेटली। आपने ये देखना है कि क्या वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी सेपरेटली डिस्पोज हो सकती है। अगर वो अलग अलग बिक सकती है, मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं अपार्टमेंट्स की, जिसे प्लाजा नहीं कहते, प्लाजा बनाकर उसके ऊपर अपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं। अगर हर अपार्टमेंट अलग अलग सेल हो सकता है, तो फिर जितने रेंट पे दिए हुए हैं, रेंट वाले चले जाएंगे IS 40 में, और जितने ऑन यूज में है वो चले जाएंगे IS 16 में। कोई सिग्निफिकेंस नहीं देखनी। अगर सारे अपार्टमेंट्स अलग अलग सेल हो सकते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारी बिल्डिंग्स के अंदर अपार्टमेंट सेपरेटली सेल हो जाते हैं। थर्ड फ्लोर पे अपार्टमेंट है, वो सेल हो जाता है, सेकंड फ्लोर का अलग सेल हो जाता है। और अगर वो सेपरेटली नहीं डिस्पोज होते, इफ नॉट डिस्पोज सेपरेटली, अगर वो अलग अलग डिस्पोज नहीं होते, फिर क्या करेंगे? हम देखेंगे सिग्निफिकेंस। क्या देखेंगे? अगर तो ज्यादा पोर्शन, मोर सिग्निफिकेंट पोर्शन आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो IS 40, मतलब वो उसको आप क्या समझेंगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर ज्यादा पोर्शन आपका ऑनर के इस्तेमाल में, फिर आप उसको लिखते हैं कि IS 60। बट दोनों ही मोर सिग्निफिकेंट पार्ट है, मतलब 40 अपार्टमेंट्स हैं, उन 40 अपार्टमेंट्स में आपने 20-20 या 25-15 करके रेंट पे और अलग अलग दिए हुए, तो ये तो दोनों सिग्निफिकेंट है। तो अगर बहुत सिग्निफिकेंट है तो फिर अलग अलग कर दें। तो फिर आप IS 40 भी अप्लाई होगा, जो हिस्सा रेंट पे है IS 40, और जो हिस्सा ऑनर के इस्तेमाल में है IS 60। इसमें एक चीज है, वो कहता है कि अगर पूरी बिल्डिंग के कॉमन एक्सपेंडिचर है, तो उसको क्या करेंगे? एलोकेट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट, जितना हिस्सा उसका है जितना हिस्सा उसका है। फिर एक सवाल आ जाता है, बिल्डिंग और सर्विस साथ साथ, बिल्डिंग भी और सर्विस भी। जैसे अगर हम होटल्स की बात करें, वहां पर भी आपको पता है जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वहां पर कमरे किराए पे दिए जाते हैं, लेकिन उनका मेन बिजनेस घर किराए पे नहीं देना। उनका मेन बिजनेस है अपनी दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करना। ये भी है कि वन ऑफ द बिजनेस ये भी है कि वो अपने जो रूम्स बनाकर दे रहे हैं वो रेंट पे दे रहे हैं, लेकिन वो जो रेंट पे देने वाला काम है वो मोर सिग्निफिकेंट नहीं है। इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? सर्विसेज। तो इसका मतलब है होटल्स में जो बिल्डिंग रेंट पे दी जा रही है, फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि मेन बिजनेस उनका क्या है? इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाना, वहां पर फूड प्रोवाइड करना, वहां पर फंक्शंस अरेंज करवाना, मेन वो काम है उनका। हाँ, जिन बंदों ने वहां पर आकर रहना होता है, मीटिंग्स अटेंड करनी होती हैं, वो बेसिकली रहने के लिए नहीं बनाया गया। ये उन लोगों के लिए बना लिया गया है कि चलो जिस बंदे ने, जैसे इस्लामाबाद में आपकी मीटिंग्स है, 4 दिन आपने गुजारने हैं, तो आपने वहां 4 दिन रहने के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हो, तो परमानेंट तो रेंट पे नहीं दे रहे। तो मेन सर्विसेज है, तो इसका मतलब है फिर क्या है आपका? PPE है। अब एक दूसरा बिल्डिंग वाला है,
वो घर किराए पे देता है और साथ वो ये भी कह देता है कि भाई अगर आप चाहो तो हम आपको, अगर आप हमारे पास रहते हो तो हम आपको खाना भी प्रोवाइड कर देंगे, जैसे हॉस्टल्स के अंदर होता है, मेस भी साथ प्रोवाइड कर दिया जाता है, बिजली भी प्रोवाइड कर दी जाती है, या इवन के एज अ पेइंग गेस्ट भी लोग रहते हैं कि एक बिल्डिंग में कुछ लोग रह रहे हैं, वो कहते हैं, घर वाले कहते हैं कि हमारा खाना बंद है, आप ही साथ ले लिया करो, कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया करो, या आप रहो, हम बिजली के पैसे भी कुछ दे दिया करो तो बिजली भी फ्री इस्तेमाल करो। तो मेन उनका काम ना तो बिजली प्रोवाइड करना है ना खाना प्रोवाइड करना है, मेन उनका काम क्या है, घर रेंट पे देना। तो उनका काम है, वो साथ सर्विसेज दे रहे हैं लेकिन वो सर्विसेज सिग्निफिकेंट नहीं, तो फिर ये IS 40 होगा। अब सर्विसेज के साथ हम कोई चीज रेंट पे दे रहे हैं चीजें, तो वो फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। रेंट के साथ सर्विसेज दे रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक होगी बात। फिर आ जाता है वही बात पुरानी कि अगर पहली बात कि इसकी दो मेजरमेंट बेस हैं, एक कॉस्ट मॉडल और एक फेयर वैल्यू मॉडल। हाँ, अगर पहली दफा जब हम खरीदते हैं इनिशियल, तो वो कॉस्ट पे ही होता है, ये तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है, तो उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी ऐड हो जाती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी ऐड हो जाती है। अगर कॉस्ट मॉडल है तो इसको लिखना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन करना इसको IS 16 की तरह, डेप्रिसिएशन लेंगे, वही एंट्रीज पास करेंगे, वैसे लेजर्स बनेंगे, बस नाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इस्तेमाल, रीवैल्यू सारा कुछ वैसे ही है। अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो फिर ये चेंज है, नो डेप्रिसिएशन, नो इम्पेयरमेंट, ओनली फेयर वैल्यू गेन एंड लॉस। और वो भी चार्ज के इसको डायरेक्ट करते जाएंगे, इसमें OCI का कॉन्सेप्ट नहीं है, याद रख। अब इसके बारे में ये कहा जाता है कि भाईजान अगर आपने कोई एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे रख ली तो सारी क्लास ऑफ प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे रखोगे। अगर कोई एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे रखी है तो सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे रखो। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुन ले, एक्सेप्शन सुन ले, अगर आपने ना कॉस्ट मॉडल पे रख ली है तो आपने सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे ही रख सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने फेयर वैल्यू मॉडल पे रखी हुई है तो स्टैंडर्ड तो कहता है कि सारी फेयर वैल्यू मॉडल पे रखनी है, बट अगर किसी की फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबल, या उसकी करंट मार्केट ही नहीं है, फेयर वैल्यू का पता ही नहीं चल सकता, तो उस स्पेसिफिक एसेट को कॉस्ट मॉडल पे रखा जा सकता है। कॉस्ट मॉडल पे है तो फिर तो कोई बहाना ही नहीं है, सारी कॉस्ट मॉडल पे। और अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो बहाना है कि भाई इसकी फेयर वैल्यू मेजरेबल, तो उसको आप कॉस्ट मॉडल पे रख सकते हैं। फिर वो कहता है कि अगर आपने जो एक दफा मॉडल अप्लाई कर लिया उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट मॉडल पे रखोगे, फेयर वैल्यू मॉडल है तो फेयर वैल्यू मॉडल है। एक एसेट की फेयर वैल्यू मेजरेबल नहीं है तो उसको किस पे रखेंगे, और कल को उसकी फेयर वैल्यू मेजरेबल है तो फिर भी कॉस्ट मॉडल पे रखेंगे, फिर उसको वापस नहीं लेकर आएंगे। और दूसरे लफ्जों में इसकी रेजिडुअल वैल्यू भी जीरो समझी जाती है, इसकी रेजिडुअल वैल्यू जीरो समझी जाती है। अगर गिवन भी है तो इग्नोर कर देना। किस एसेट की भला, जिसको फेयर वैल्यू मॉडल पे से कॉस्ट मॉडल पे रख रहे हो। अगर आपने ये कह दिया ना इसकी रेजिडुअल वैल्यू ये है, तो वो कहेगा अगर तुझे कैसे पता, तू तो कह रहा था कि आपकी इसकी फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं है, और तू कहता है कि जी 4 साल बाद इतने का बिक जाएगा, इसकी तो वैल्यू रिलायबल ही नहीं है, तो फिर इसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी समझी जाती है, निल। अब आखिरी बात, उसकी हम रेंज तो बताते हैं ना, मतलब रेंज वो तो डिस्क्लोज की जाती है, कैलकुलेशन में नहीं इस्तेमाल करते, वो तो इसके डिस्क्लोजर में आता है ना। नेक्स्ट कि अगर आपने सपोज दैट
कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल जाने की इजाजत नहीं है, और फेयर वैल्यू मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे जाने की इजाजत नहीं। हाँ, अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन है वो तो होता है कॉस्ट मॉडल पे, और अगर वो कंप्लीट हो जाए तो फिर इसको फेयर वैल्यू मॉडल पे लाने में कोई हर्ज नहीं है। ओके की बात। ये तो चीजें ये आपको थोड़ी बहुत पता भी हैं और कर भी लोगे। मेन हम देखते हैं दो बातें, एक चेंज इन यूज और दूसरा एक दफा इसके डिस्क्लोजर देखते हैं फेयर वैल्यू मॉडल वाले। कॉस्ट मॉडल वाले तो वही हैं जो हमने किए हुए हैं। हाँ जी, वैल्यू इन यूज, सॉरी चेंज इन यूज। चेंज इन यूज से क्या मुराद है कि अगर आपका पहले एसेट IS 40 में है, अब किस में जा रहा है, और ये जरूरी है कि ये किस मॉडल पे हो, अगर तो है ना ये कॉस्ट मॉडल पे, फिर तो कोई चेंज नहीं है। वो मैं बता देता हूं जितना एक चेंज मैक्सिमम आ सकता है, सिर्फ नाम का चेंज है और कोई चेंज नहीं। मतलब उसी वैल्यू को जो पीपी के नाम से पड़ा था वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नाम से हो जाएगा, या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पीपी के नाम से हो जाएगा अगर IS 40 कॉस्ट मॉडल पे है। बट अगर ये IS 40 फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो सबसे पहला काम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फेयर वैल्यू लेंगे IS 40 के हिसाब से, फेयर वैल्यू लेंगे IS 40 के हिसाब से, एक एंट्री पास करेंगे। अगर एंट्री सोचना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब दूसरे नंबर पर, अब 40 से हम जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, PPE डेबिट उस दिन की फेयर वैल्यू से और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट उस दिन की फेयर वैल्यू से। ठीक होगी बात। PPE डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। हाँ, अब उसके बाद फर्दर उसको PP समझे, उसको डेप्रिशिएट करना है तो डेप्रिशिएट करें, रीवैल्यूएशन मॉडल है तो रीवैल्यूएशन मॉडल पे लेते हैं। ये तो है कि अगर आप 40 से 16 में जाते हैं, पहले फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, फिर उसके बाद ट्रांसफर, और ट्रांसफर भी किस वैल्यू पे करना है, फेयर वैल्यू। दूसरा, अगर IS 16 से, ये आपको शायद परेशान करे, और ये किस मॉडल पे है, फेयर वैल्यू मॉडल। सुने जरा, IS 16 चाहे कॉस्ट मॉडल पे है चाहे रीवैल्यूएशन मॉडल पे है, आपने इसको रीवैल्यू करना ही करना है, क्योंकि हमने फेयर वैल्यू पे लाना है ना इसको। चाहे ये कॉस्ट मॉडल पे है चाहे ये रीवैल्यूएशन मॉडल पे आई, आपने सबसे पहले इसको रीवैल्यू करना है, और रीवैल्यू करना है अकॉर्डिंग टू IS 16। और वो कैसे करते हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट PPE, एलिमिनेशन करोगे पहले, फिर उसको रीवैल्यू करेंगे। डिपेंड करता है PPE डेबिट OCI क्रेडिट या SOPL डेबिट PPE। इसमें फिर जब रिवैल्यू करेंगे तो स्टार्ट ऑफ द ईयर समझेंगे बस। नहीं, ये तो देखेंगे ना कि किस टाइम पर हम रीवैल्यू कर रहे हैं, मतलब ट्रांसफर किस दिन को कर रहे हैं। अगर एट द एंड करेंगे तो फिर पहले डेप्रिसिएशन बाद में रीवैल्यूएशन। हाँ जी, IS 16 की प्रॉपर एंट्री पास करने के बाद जब IS को अपनी रीवैल्यूड अमाउंट पे आ गया, फिर आप एंट्री पास करेंगे IS 40 की, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट PPE उस दिन की फेयर वैल्यू से, या रीवैल्यू जिसे आप कहते हैं। अब फर्दर उसको क्या समझना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसका फिर फेयर वैल्यू गेन या लॉस एडजस्ट करते जाओगे। इसका एक्सट्रैक्ट भी आ सकता है, इसका नोट्स भी आ सकते हैं, जो भी आएंगे वो उस हिसाब से चलते जाए। हाँ, होना चाहिए, हुआ भी था, लेकिन आई कैप ने पहले किया था लेकिन उसके बाद नहीं किया। उसकी वजह क्योंकि वो तो डेप्रिशिएट ही नहीं होना। अगर डेप्रिशिएट एक चीज नहीं होती तो एक्सेप्शन कैसे आएगी।
बिल्कुल पीपी में बढ़ी है, जहां पर सरप्लस आ गया वो एसेट किधर चला गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, उससे अगले साल वो तो फेयर वैल्यू गेन या लॉस आ रहा है। तो वो उसका जो मेरा हिसाब ये है, मैं चाहता हूं कि जैसे वो ट्रांसफर हुआ उसका जितना सरप्लस पड़ा है उसे रिटेन अर्निंग में चार्ज कर देना चाहिए, लेकिन ये तो मेरा हिसाब है, स्टैंडर्ड का तो नहीं है। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ऐसा होना जरूर है कि जब उन्हें थोड़ा ख्याल आया ना, जब वो कोई मीटिंग वूटिंग हुई तो उसने ये जैसे ही ट्रांसफर होना है जितना ओसीआई पड़ा होगा सारे का सारा रियलाइज कर दें, लेकिन अभी तक नहीं। तो अभी तक स्टैंडर्ड में क्या है कि जितना वो पड़ा हुआ है ना सरप्लस आपका, वो सारे का सारा आपने क्या करना है, खत्म, यानी वो पड़ा रहना वैसे ही ओसीआई के अंदर, सरप्लस के अंदर पड़ा रहेगा। हाँ जी, उसके बाद आ जाता है IS2। IS2 सिंपल होता है। सबसे पहला काम आपने करना है, अगर 40 से जा रहे हो, 40 से जाने का क्या तरीका है, IS40 से IS2। तो सबसे पहले वही काम, PPE सॉरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद इन्वेंट्री में चले गए तो स्टॉक या इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब इसको परचेज टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, परपेचुअल पीरियोडिक के में, परपेचुअल में तो इन्वेंट्री लिखते हैं। उसके बाद अगर 40 से अब आगे ये फर्दर सेल होगी तो सेल की एंट्री पास होगी, कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री पास होगी, वो फर्दर आगे की बात है। अगर IS2 से हम जा रहे हैं IS, तो सबसे पहले हम इसकी एक एंट्री पास करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV की। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड जो भी चेंज आएगा वो एंट्री पास कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। वही बात आ गई, उसको भी फेयर वैल्यू लाने वाली बात आ गई। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, इन्वेंट्री या परचेज क्रेडिट। और ये सारी एंट्रीज तब होनी है जब अगर IS40 फेयर वैल्यू मॉडल पे, अगर वो कॉस्ट मॉडल पे है तो तब भी देख लो। मिसाल के तौर पर कॉस्ट मॉडल पे आपके पास पीपी की कॉस्ट पड़ी थी 4000 और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी थी 1000। पता है क्या करेंगे, ये चला जा रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कर देंगे 3000 से, पीपीई क्रेडिट कर देंगे 4000 से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कर देंगे। ये ट्रांसफर हो गया, बुक वैल्यू से ट्रांसफर कर देना। अब वो आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगा और उधर जाकर डेप्रिशिएट होगा। हाँ जी, 16 से 14 पे अगर IS40 कॉस्ट मॉडल पे, ठीक है। इवन क्या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू पीपी भी 3000 से लिख सकते हैं अगर बुक वैल्यू पे मेंटेन कर रहे हो। और अगर इसी तरह से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपके पास 4000 की पड़ी हुई है और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1000 की पड़ी हुई है और आप 16 में जा रहे हो, तो क्या करोगे, पीपी डेबिट 3000 से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1000 से, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 4000 से। बेसिकली उसको बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर दे और आगे फर्दर वो डेप्रिशिएट होगा रिमेनिंग लाइफ के ऊपर। उसकी बुक वैल्यू किस पे डेप्रिशिएट होगी, रेट है तो रेट अप्लाई कर देंगे और लाइफ है तो रिमेनिंग लाइफ। फिर कॉस्ट मॉडल पे होगा 40 तो फिर बुक वैल्यू पे सिंपल ट्रांसफर, सिंपल बुक वैल्यू। हाँ जी, आगे चलते हैं, फिर इसके डिस्क्लोजर एक नजर देख लेते हैं। और डिस्क्लोजर में कुछ बातें क्योंकि याद करनी है तो मैं आपको बुक से रिकमेंड करता हूँ कि कौन कौन सी बातें आपने याद रखनी है और कौन सी बातें सिर्फ पढ़नी है। तो बुक निकाल लें या मैं यहां से निकाल के आपको हाईलाइट करवा देता हूँ। लिखी हुई है, बट ठीक है, अगर लिखी हुई है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है।
ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 4। हाँ जी, ये डिस्क्लोजर्स है। इसमें ना कुछ चीजें आपने याद रखनी है बस। जनरल डिस्क्लोजर कहते चाहे फेयर वैल्यू मॉडल पे है चाहे कॉस्ट मॉडल पे है, क्या क्या बात आप लिखनी है, कौन सा मॉडल अप्लाई कर रहे हो, कॉस्ट मॉडल या फेयर, ये बात बतानी है। फिर ये सिर्फ पढ़नी है, ये लिखनी नहीं कि when classification is difficult the criteria uses to distinguish investment property from owner occupied property है या inventory, ये बात लिखनी है। लेकिन सिर्फ एक दफा पढ़ लो और ये अगर एमसीक्यूज में आया तो पता होना चाहिए। The extent to which the fair value of investment property is based on, ये भी अच्छा इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का नाम लिखना है, लेकिन इसके अंदर काफी बातें लिखी हुई हैं, उसका एक्सपीरियंस है या नहीं, उस लोकेशन का उसे पता है या नहीं, तो ये सारी बातें नहीं लिखी, सिर्फ इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का नाम वाली बात लिखनी है कि इंडिपेंडेंट वैल्यूअर इन्वॉल्व है बस। तो नाम में सिर्फ बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, एग्जिस्टेंस एंड अमाउंट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन ये भी सिर्फ पढ़ना है, कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन भी सिर्फ पढ़नी है। तो इसमें सिर्फ मेजरमेंट बेस लिखनी है, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का नाम लिखना है और उसके बाद रेंटल इनकम लिखनी है, और अगर कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं तो वो लिखने हैं। तो एक बात, बी के अंदर कुछ नहीं लिखना, सी के अंदर सिर्फ इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन का नाम और फिर रेंटल इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये 4 बातें होंगी टोटल। और इन 4 बातों को आपने, चाहे कॉस्ट मॉडल है चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल है, ये 4 बातें आपने अगर हैं तो लिखनी है, नहीं है तो नहीं लिखनी। एडिशनल डिस्क्लोजर के लिए फेयर वैल्यू मॉडल, अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो मैं आपको बताता हूं, आपने वो एक टेबल बनाना है। उस टेबल में क्या लिखना है, पहले लिखना है ब्रॉड ऑन, फिर अगर कोई एडिशन है तो एडिशन, अगर कोई बेचा है तो डिस्पोजल, फेयर वैल्यू गेन या लॉस, और रिक्लासिफिकेशन कि अगर कोई इन हुआ है या रिक्लासिफिकेशन। और पेपर में आपको सवाल आ सकता है कि भाई आपका फेयर वैल्यू मॉडल है और एक ऐसा एसेट है जिसकी फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबल, कहता उसके बारे में आपने 4 बातें डिस्क्लोज करनी है। ये पेपर में आ सकता है 2 नंबर का या 3 नंबर का, कि आपने फेयर वैल्यू मॉडल पे चीज रखी हुई है लेकिन एक ऐसा एसेट है जिसकी फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं है, तो वो कहता है एक तो लिखो डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या मतलब है इसका, प्रॉपर्टी की हालत क्या है, लेकिन पेपर में आपने ये नहीं लिखना, सिर्फ लिखना है डिस्क्रिप्शन ऑफ दी। फिर आपने लिखना है क्यों उसकी फेयर वैल्यू मेजरेबल नहीं है, व्हाई फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबल, इफ पॉसिबल रेंज ऑफ द एस्टिमेट ऑफ फेयर वैल्यू, कि अगर नहीं फेयर वैल्यू रिलायबल एग्जैक्ट तो आप लिखो अच्छा यार इसकी जो वैल्यू है ना कि वो कोई 30-40 मिलियन के दरमियान में है, तो अगर रेंज अवेलेबल है तो लिख दो, नहीं तो बस ये डिस्क्लोजर लिख दो। द फैक्ट ऑफ डिस्पोजल सच इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इफ कैरिंग अमाउंट एंड गेन या लॉस, तो जब उसका डिस्पोजल आएगा तब उसका गेन या लॉस अलग से लिखकर बताएंगे। सर ये कैसे बताएंगे जब उसकी फेयर वैल्यू डिटरमाइन, जब बिक जाएगा तब तो बता सकते हो ना, ये तो नहीं पता ना कि जब बिक जाएगा तो पता चल जाएगा ना इतने का बिका है, बिकने के बाद तो पता चल जाएगा ना। और आप उसको कॉस्ट मॉडल पे देख रहे हो तो उसकी बुक वैल्यू भी आएगी, तो बुक वैल्यू और जितने का बिका उसका डिफरेंस गेन या लॉस है। फिर कॉस्ट मॉडल के वो डिस्क्लोजर IAS 16 वाले, मतलब वही टेबल बनाना है, मेजरमेंट बेस तो पहले लिख चुके हैं, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बताना है और यूजफुल लाइफ या रेट बताना है।
ठीक होगी बात। चलें जी हम क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये बात भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने कॉस्ट मॉडल लिखा हुआ है और फेयर वैल्यू भी लाजमी डिस्क्लोज करनी होती है। ये पीपी के अंदर ऐसा डिस्क्लोजर नहीं है। कहते हैं अब कॉस्ट मॉडल के बावजूद भी आपने फेयर वैल्यू फिर भी बतानी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जब भी सवाल आता है ना, फेयर वैल्यू मॉडल का आता है, क्योंकि कॉस्ट मॉडल में तो वो आई 16 में भी पूछ लेता है। तो वापस क्वेश्चंस पे चलते हैं अपने पे। हाँ जी, कोशिश करते हैं ये एक क्वेश्चन करवा दे आपको आज के दिन। कल के दिन से, तो कल से दिन से मुराद ये है कि अगर मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि आपका आने से फायदा हो रहा है तो आना, और नहीं जो लोग तो कॉलेज में आकर पढ़ते हैं वो तो, क्योंकि मुझे भी तो कंपनी चाहिए थोड़ी मोटी, तो और जिसको लगता है कि नहीं हमें घर में इफेक्टिव तैयारी हो रही है, यहाँ आने का फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि चीज सही होती जाती है। जो चीजें आपके दिमाग में गलत है ना, वो ठीक हो जाती है। घर बैठ के पढ़ने से जो गलत है वो गलत ही रहता है। उसकी वजह क्योंकि वो आपने तो पहले नोट किया होगा ना, जैसे दिमाग में पहले है। लेकिन मैं आपको शेयर करता रहूंगा साथ साथ लेक्चर, तो उसमें आपने साथ साथ देखते रहना चीजें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पेपर में जब सवाल आता है ना, रिजल्ट कम आता है, हालांकि ज्यादा आना चाहिए। इसका सवाल आसान होता है, जल्दी भी हल हो जाता है, बट स्टूडेंट का तो वो तो कहते हैं कि कोई ऐसा जादू हो हमारे पास कि जिससे हमें कुछ करना ना पड़े, पेपर भी पास हो जाए, पेपर आए वही जो हमने किया हो सवाल, मतलब दिमाग को कभी थोड़ी सी भी हलचल ना देनी पड़े। चले जी, प्रिपेयर नोट्स ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2023। क्या करना है? शो ईच प्रॉपर्टी इन सेपरेट कॉलम फॉर टोटल एंड कंपैरेटिव आर नॉट रिक्वायर्ड। कहता है अगली बात ये, अज्यूमिंग दैट एसएल फॉलो कॉस्ट मॉडल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ए। 2 नंबर का सवाल उसने छेड़ने के लिए ये भी पूछ लिया कि अगर IAS 40 कॉस्ट मॉडल पे होता तो जर्नल एंट्री पास करके दिखाएं 30 अप्रैल को उसने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ए ट्रांसफर की है। अदर इंफॉर्मेशन, फेयर वैल्यू मॉडल है जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, कॉस्ट मॉडल है पीपीई का, डेप्रिसिएशन का रेट है 10% रिड्यूसिंग बैलेंस, रेंटल रेवेन्यू 2023 रिसीव्ड एंड एक्रूड दोनों बताने होते हैं। जितना मिल गया वो भी, जितना अक्कड़ बट नॉट रिसीव्ड वो भी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस भी बताने हैं, डिस्क्लोजर में बताने होते हैं कि इतने रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस आए हैं। ये मैंने आपको बात बताई थी, ये देखें क्या लिखा हुआ है, रेंटल इनकम और दैट डिड नॉट जनरेट रेंटल इनकम ड्यूरिंग द ईयर, और यहां पर डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी। फिर वो कहता है कि ऑल फेयर वैल्यूज आर डिटरमिन्ड बाय अल्फा ब्रदर इज एन इंडिपेंडेंट। ये तो बस इसका नाम ही लिखना, बस ओके हो जाएगा। ये है आपका सवाल। सवाल बस इतना सही है, बाकी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। सबसे पहले वो कहता है SL ऑब्टेन, हमारा साल कौन सा है? दिसंबर 23। SL obtained possession of property A from tenant on 30th April 23। किधर जा रहे हो, किधर आ रहे हो? SL obtained possession property from tenant 30th April 23। 40 से 16 में आ रहे हैं। पहले टेनेंट था, पहले रेंट पे थी प्रॉपर्टी, अब पीपीई बनने जा रही है। When SL shifted its head office from property B to property A, मतलब प्रॉपर्टी A आपकी पहले थी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अब बनने जा रही है फिर प्रॉपर्टी B was rented out immediately, उसी दिन on 30th April 23 the fair value of property A 740,
while the fair value of property B was determined as equal to its book value या carrying value। अब इसमें दो बातें हैं, हम पहले जा रहे हैं 40 से 16 A के लिए और 16 से 40 जा रहे हैं B प्रॉपर्टी के लिए। देखिए ना, शिफ्टेड इट्स हेड ऑफिस फ्रॉम प्रॉपर्टी बी, पहले उसका हेड ऑफिस कहां था? प्रॉपर्टी बी में, उसको रेंट पे दे रहे हैं तो वो 16 था 40 में जा रहा है, और पहले जिसको रेंट पे दिया हुआ था उसमें ऑफिस बना रहे। द डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी ए एंड बी, ए को खरीदा था 1 जनवरी 21 को और बी को खरीदा था 1 जुलाई 21 को इतनी कॉस्ट का। इसकी फेयर वैल्यू 2023 में ये है और 2022 में ये है, और जिस दिन उसको ट्रांसफर किया उस दिन थी 740। 60% ऑफ द कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू ऑफ बोथ प्रॉपर्टीज रेफर टू द लैंड एलिमेंट। फिर आगे चलते हैं, ये इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको पूरा कर लेते हैं, प्रॉपर्टी ए को प्रॉपर्टी बी को। डिस्क्लोजर लिखनी है ना, तो सबसे पहले टेबल बना ले, नाम लिखेंगे, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 23। यहां पर नंबर 1 लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ए, प्रॉपर्टी बी, और तीसरी प्रॉपर्टी का नाम जब आएगा फिर देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जी बैलेंस एज एट 1123, ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना 1123, उस दिन की फेयर वैल्यू यहां पर आ जाएगी। और अगर जो है, क्योंकि हमने तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का बनाना है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ए तो पहले ही थी, उसकी क्या फेयर वैल्यू थी दिसंबर 22 को, दिसंबर 22 को उसकी क्या फेयर वैल्यू थी? ऐसा ही है, ये 740 तो जिस दिन ट्रांसफर किया उस दिन है ना, हमने तो 1123 की फेयर वैल्यू लेनी है 720, और प्रॉपर्टी बी तब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था ही नहीं, वो तो पीपीई था और हम पीपी का नहीं बना रहे। अब सबसे पहले हम लिखेंगे फेयर वैल्यू गेन। जब ये ट्रांसफर हुआ था तो फेयर वैल्यू गेन आया था, 720 वाला एसेट आपका हो गया 740 का। एंट्री अगर कहते तो साथ साथ बताता जाता हूं। पहली एंट्री पास हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट 20 मिलियन, ये 20 मिलियन इसके अंदर हो गया ऐड। ट्रांसफर या रिक्लासिफिकेशन, ट्रांसफर या रिक्लासिफिकेशन किस अमाउंट से खत्म हो गया? ए का टेबल कंप्लीट, क्योंकि हमने इसको जाकर अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आगे डील होना है, जो होना है इसके साथ, यहां से इसका मामला खत्म हो गया, अब ये पीपी में चला गया। अब इसका अगर मैं कैरीड ऑन बताऊं, बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 23, तो ये तो जीरो आएगा। अब चलते हैं बी के ऊपर, प्रॉपर्टी बी फेयर वैल्यू पे इधर आएगी, उसी दिन ये भी ट्रांसफर हुई, तो सबसे पहले हम उसको क्लोज करेंगे अकॉर्डिंग टू IAS 16। अब वो क्या कह रहा है कि आपके पास पहले ये कितने की वैल्यू का, इसको खरीदा कब था? 1 जनवरी को। कितने का खरीदा था?
सॉरी 1 जुलाई को 500 का, कितने का खरीदा था? 500 का। अब इसकी क्या फेयर वैल्यू गिवन है 30 अप्रैल को प्रॉपर्टी बी की? अच्छा, कैरिंग अमाउंट की लिखी हुई है। प्रॉपर्टी बी की फेयर वैल्यू किसके बराबर है? कैरिंग अमाउंट, उस दिन की कैरिंग अमाउंट के। तो हम उसकी कैरिंग अमाउंट पहले फाइंड करते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा गलती होने का चांसेस क्या है कि कहीं लैंड भी साथ ही ना डेप्रिशिएट हो जाए। क्या लिखा हुआ है? 60% दोनों का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो लैंड एंड बिल्डिंग दोनों ही फेयर वैल्यू पे आ जाती है, लेकिन लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। तो 60%, 500 का 40% लो फिर। 500 का 40% कितना? 200। और लैंड वैसे के वैसे पड़ी रहेगी 300 से। अब आए जरा, क्या रेट है उसका, या लाइफ की रेट था? 10% रिड्यूसिंग बैलेंस। तो मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 कितना आ गया? 20 हम पहुंच गए दिसंबर 21 पे, फिर आ गया दिसंबर 22 मल्टीप्लाइड बाय 10% 19। तो 190 में से 19 माइनस कर, 171 30th अप्रैल 23 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 4/12 5.7 5.7 को 6 ही कर लेते हैं। 171 में से 6 माइनस कर दें। अब ये उसकी उस दिन की बुक वैल्यू भी है और ये उस दिन की, और ये ट्रांसफर किस में हो रही है? अब अगर हम बात करें जर्नल एंट्री की, वैसे जर्नल एंट्री की बात कर लेते हैं, पेपर में रिक्वायर्ड नहीं है। पहले होगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू पीपीई 10 से, 19 से और 6 से। 19 6 35 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू पीपी, और फिर इसको रीवैल्यू किया ना, गेन आया ना, तो दूसरी एंट्री इसकी पास, तो डायरेक्ट एंट्री इसकी पास होगी। यहां रीवैल्यूएशन की एंट्री पास होनी थी, यहां पर वो एंट्री पास नहीं होगी। और फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू पीपी किस वैल्यू से? नहीं 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 165 से नहीं, 465 से। ये 465 कैसे आया? 300 की लैंड भी तो है। 165 तो बिल्डिंग की बुक वैल्यू है, लैंड की क्या वैल्यू है? 300। तो अब आपने उसकी उसी को कैरिंग अमाउंट से यहां पर ट्रांसफर कर दिया 465। ये तो 30 अप्रैल को है। दिसंबर 2023 को उसकी क्या वैल्यू बची? 22 वाली तो जरूरत ही नहीं है। दिसंबर में कितना? 480। कम हुई ज्यादा? ज्यादा। फेयर वैल्यू गेन ऊपर लिखा, लिख लो। ये हमारा टेबल बन गया। अभी एक एसेट पड़ा हुआ है, उसको देखते हैं कि क्या करना है। ये हमारा ओके हो गया। अगर मैं इसी की अगर फर्दर बात करूं तो इनका मेजरमेंट बेस, फेयर वैल्यू मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल, और उसके बाद दूसरी बात अगर हम करें, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन तो नहीं आएगा। उसके बाद फेयर वैल्यू डिटरमिन बाय
रेंटल इनकम भी डिस्क्लोज करें। इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, और आगे नाम भी लिख देंगे, रेंटल इनकम रिसीव्ड रुपीज, कितनी रिसीव की थी? 45, एंड एक्रूड ₹6। बस ये बातें लिखने वाली होती हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ₹35 थे, ऑपरेट रिपेयर एंड मेंटेनेंस 25। ये इसके अदर डिस्क्लोजर्स हैं। एक एसेट रह गया है, वो भी नंबर 2 पे, वो भी कर लेते हैं। 1 Feb 23 SL started construction of PPE property C with a view to earn rental in the future। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होता ना, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। हाँ, जिस दिन कंप्लीट हो गया ना, उस दिन उसकी फेयर वैल्यू से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर हो जाएगा। आगे वो कहता है द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड 30th September at a total cost of ₹430, और दिस इंक्लूड 7 million and 12 million, इंक्लूड कह रहा है प्रोफेशनल फीस एंड लीगल सर्विस एंड एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ द मटेरियल ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। कहता है इसके अंदर दिस इंक्लूड 7 million एंड 12 million प्रोफेशनल फीस फॉर लीगल सर्विस एंड एबनॉर्मल वेस्टेज। तो बताएं दोनों ऐड होने चाहिए। एबनॉर्मल वेस्टेज कभी भी कॉस्ट में ऐड, तो 430 में से 12 माइनस करते, कितना आ गया? आगे वो कहता है ऑपरेटिंग लॉसेज 10 million आल्सो इनकर्ड बिफोर प्रॉपर्टी। ऑपरेटिंग लॉसेज नहीं आते, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज ना पीपीई में आते हैं ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आते हैं, क्योंकि ये तो आप बिल्डिंग स्टार्ट हो गई। कहते हैं इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज दिसंबर, ये भी फजूल काम है। फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी सी 380 million, 390 million, 395 million एज एट 30th September, जब ट्रांसफर हुई थी। 1 दिसंबर इसका कोई काम नहीं है, और 31 दिसंबर। इसका मतलब यह है कि आप चाहे तो एडिशन लिख लें 418 के नाम से, और उसमें प्लस कर दें फिर उसका फेयर वैल्यू गेन, या डायरेक्ट उसको किस वैल्यू पे लिख दें? 380 से, और उसका फेयर वैल्यू गेन 418 से 380 के दरमियान फेयर वैल्यू लॉस। तो आपने एडिशन के तौर पर लिखना है, यहां इधर ही लिख लें एडिशन दरमियान में। यहां पर कोई एडिशन नहीं हुआ, यहां पर कोई एडिशन नहीं हुआ। प्रॉपर्टी सी का एडिशन किस वैल्यू पे हुआ है? 418 पे। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बल्कि डायरेक्ट लिखो। उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 3। जिस दिन ट्रांसफर हुआ उस दिन उसकी फेयर वैल्यू से, और जो डिफरेंस है वो एसओपीएल में चार्ज होता है। अगर एंट्री पूछता ना, तो बोला क्या एंट्री पास होनी थी? फेयर वैल्यू लॉस डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, जितना भी डिफरेंस आना था। अब उसके बाद 380 से वैल्यू क्या हो गई? 395। कम हुई ज्यादा? कितने से ज्यादा? 15 से। तो फेयर वैल्यू की ये आपका ए पार्ट कंप्लीट हो गया, और इतना ही था ए पार्ट। अब उसने एक जनरल एंट्री पूछी है कि वो कहता है ना, जब आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है ना, तब एक जनरल एंट्री पास करके दिखाएं। अगर कॉस्ट मॉडल पे होता तो आप यहां पर आ जाए, ये कॉस्ट मॉडल पे हमने किया तो है। उसकी बुक वैल्यू उस दिन कितनी आई थी भला? 4। तो आपने एंट्री पास करनी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 465, accumulated depreciation 35, और पीपीई क्रेडिट
ये 2 नंबर थे। ओके की बात। चलें जी आज यहां तक रखते हैं। अब आपने करना ये है कि अगर इनके नॉन करंट एसेट को मेरे साथ 3 दिन देने हैं तो मैंने आपको 2025 का पेपर क्लियर करवा दिया, 2024 के थे और 2023। अब आपने बस ये कर देना है कि 2022 तक जो जो सवाल आपकी नजर में आते हैं नॉन करंट एसेट के दोबारा करना चाहते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है। और अगर नहीं करते तो कम से कम वो तो करें ना जो हमने छोड़ दिए थे। तो 2022 तक कल ओके कर क्या ना, परसों मैं आपको वो सवाल करवाऊंगा, बल्कि कल भी छुट्टी है आपको, मैं तो कहता हूं 2020 तक चले जाए। चलो 21 तक कर लो, 21 तक जितने भी नॉन करंट एसेट के सवाल इसके अंदर हैं वो करके आए। अगर हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगे तो मैं जो आपके सवाल होंगे वो करवाऊंगा। फिर हम 20 से आगे अब हमारे जो सवाल है ना ये 4-4 5-5 साल के एक ही दिन में होते जाएंगे अब, क्योंकि 18 तक सवाल हैं सारे स्टैंडर्ड्स के, 18 के बाद सिर्फ 16 है। तो फिर वो एक एक सवाल ही होता जाएगा। तो अगर हमने 10 बजे स्टार्ट करना है, 12 साढ़े 12 बजे तक अगर हमने काम चलाते हैं तो ये हमारे 5-5 6-6 साल के पेपर होते जाएंगे। तो ये 3 दिनों में खत्म हो जाएगा, चाहे 2001 तक ही हम क्यों ना करें।